तीनों देशों की यात्रा के पहले पड़ाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात नाइजीरिया पहुंच गए हैं। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साउथ साउथ कोऑपरेशन के सिलसिले में जो है तकरीबन 3 ग्लोबल साउथ के मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ब्राजील तो वो जा रहे हैं G20 के लिए तार साहब, और गयाना और नाइजीरिया जा रहे हैं। कि मान लिया इसमें कोई भी डिस्कशन चल रहा है G20 में, बढ़िया सा डिस्कशन चल रहा है और सबको पता है कि एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है और वो इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो दुनिया के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करे। तो नॉर्मली ऐसा डिसीजन किसी ऐसी कंट्री में लिया जाता है जहां पर जो काफी मजबूत होती है, उसके पीछे का एक लॉजिक होता है। दूसरी सबसे बड़ी रीजन उसमें यह है कि 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज वहां बिजनेस करती हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज इंडियन कंपनीज की नाइजीरिया के अंदर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साउथ साउथ कोऑपरेशन के सिलसिले में जो है तकरीबन 3 ग्लोबल साउथ के मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ब्राजील तो वो जा रहे हैं G20 के लिए तार साहब, और गयाना और नाइजीरिया जा रहे हैं। उसमें बाद में बात करें। नाइजीरिया जाने का क्या वजह? पहले तो ये बताना चाहूंगा, भारत का 17 साल के बाद पहला को प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू नाइजीरिया। दूसरी सबसे बड़ी रीजन उसमें यह है कि 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज वहां बिजनेस करती हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज इंडियन कंपनीज की नाइजीरिया के अंदर। इंडिया के साथ उनकी सिमिलैरिटीज क्या है? नाइजीरिया की करप्शन एंड टेररिज्म, ये 2 सिमिलैरिटीज है। उसके बाद जो सबसे हैरानगी वाली बात है, 50,000 से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा इज लिविंग इन नाइजीरिया डूइंग बिजनेस। और 2000 जो वहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और वो सारे इलीगल वो बेचते हैं, करप्शन में डीपली इन्वॉल्व। 2022 में $10 बिलियन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया ने इंपोर्ट की थी वहां से। इसकी जाने की वजह यह है, आपको पता है कि मैं जो समझता हूं कि नाइजीरिया जाने का मकसद मोदी साहब का एक ही है। 2-3 मकासद जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अपने डायस्पोरा को सपोर्ट करना, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करना, अपनी 200 कंपनियां इंडियन उनको सपोर्ट करना, और उसके बाद सबसे बड़ा जो उनका तीसरा सबसे बड़ा जो होगा, भारत इस वक्त डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो अपनी वो अफ्रीकन कंट्रीज में बेच रहा है। जो रशिया ने एक गैप छोड़ा था, इंडिया इज ट्राइंग टू फिल इट। तो वो अपने तेजस वहां बेचेंगे, पिनियाका सिस्टम अपना बेचेंगे जो आर्मीनिया और फ्रांस को भी बेच रहे हैं। तो ये सारे मकासद हासिल करेंगे। और उसके बाद बिकॉज ही इज अ नेशनलिस्ट लीडर, ही इज अ नेशनलिस्ट। मेरे ख्याल में लोगों को सीखने नेशनलिज्म का जो तालीम है वो मोदी साहब से लेनी चाहिए, जिसकी कई मुमालिक को सख्त जरूरत है। नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। अगर हम बात करें मोदी जी की, मोदी जी गए G20 में, कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको ये समिट? आरसी जी देखिए, ब्राजील के अंदर G20 हो रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, कभी भी कोई भी इतने बड़े लेवल का जो इवेंट होता है, खासकर 20 कंट्रीज जब मिल बैठ के बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली यहां पर एक बड़ी अजीब सी एक पॉलिटिक्स होती है कि मान लिया इसमें कोई भी डिस्कशन चल रहा है G20 में, बढ़िया सा डिस्कशन चल रहा है और सबको पता है कि एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है और वो इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो दुनिया के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करे। तो नॉर्मली ऐसा डिसीजन किसी ऐसी कंट्री में लिया जाता है जहां पर जो काफी मजबूत होती है, उसके पीछे का एक लॉजिक होता है। क्योंकि जिस कंट्री में इस तरीके की मीटिंग होती है, वो कंट्री ही उस पर्टिकुलर मीटिंग का प्रेसिडेंट होता है। हमें यह समझना होगा। यानी इस बार G20 मीटिंग के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो ब्राजील है। इससे पहले G20 मीटिंग के अंदर जो प्रेसिडेंट था वो इंडिया था, और इंडिया से पहले इंडोनेशिया था। अगर आप इंडोनेशिया की मीटिंग को देखेंगे तो इंडोनेशिया की जो मीटिंग थी वो इंटरनेशनल डिशुम का, या यूं कहीं इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में, उन्हें डिशुम कहता हूं, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स का एक अखाड़ा बना और
वहां इंडोनेशिया से एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें रशिया को कहा गया कि आप यूक्रेन से वापस जाए। ये 2022 वाले की बात कर। इंडिया के अंदर जब 2020, अच्छा उसके अलावा आपको मिलेगा कि G20 में कुछ खास बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ। लोग गए, बातचीत करके वापस आ गए। आप वहां पर कोई रेजोल्यूशन भी ढंग का पास हुआ तो आपको कुछ कॉन्क्रीट लेवल का रिजल्ट आप नहीं देख सकते। लेकिन जब वही G20 इंडिया में होता है तो सब टक्कर मार के मर जाते हैं। इंडिया उसका, रशिया का नाम G20 के कलेक्टिव रेजोल्यूशन में लाने ही नहीं देता। कि इसमें यह है कि पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है वो मेंटेन की जाएगी, लेकिन किसी कंट्री का नाम नहीं लिखोगे। उसमें सारे आ जाएंगे कि जो लड़ेगा वही गलत है। अमेरिका टक्कर मारता रह गया कि भाई इंडिया मान जाओ कि रशिया का नाम, ना रशिया का नाम नहीं है। वहां जियोपॉलिटिक्स क्या थी? चाइना चाहता था कि अगर शी जिनपिंग G20 मीटिंग में नहीं आएंगे तो पॉसिबली ये होगा कि इंडिया जो है उसकी इमेज खराब होगी। और इंडिया जो है, क्योंकि बड़े बड़े नेता तो आए नहीं, पुतिन तो आ ही नहीं सकते थे, शी जिनपिंग भी नहीं आ रहे, तो एक अजीब सा शोर मचेगा कि इंडिया जो है वो बर्बाद हो। मतलब इंडिया की वो ताकत नहीं है जितनी ये पोज करता है, और बस वैसे ही है। अब हुआ क्या? उस G20 मीटिंग के अंदर इंडिया ने जो डिप्लोमेसी खेली वो अपने आप में गजब थी। रशिया को तो रशिया का नाम नहीं आने दिया, इसका मतलब रशिया दोस्त है। सबसे बढ़िया जिसे कहते हैं कि धज्जियां उड़ाई चाइना की। G20 मीटिंग में डिसाइड हुआ बॉम्बे से UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन से होते हुए हैफा तक एक इंटरनेशनल मिडल ईस्ट IMEEC इंटरनेशनल इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप किया जाए। अब ये कॉरिडोर असलियत में श्वेज कैनाल और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अल्टरनेट की फॉर्म में देखा गया। ये दुनिया की इकोनॉमी को चेंज करने के लिए, क्योंकि श्वेज कैनाल के अंदर अब ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, उसको हैंडल कर नहीं पा रहे। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ेगा, ये ट्रैफिक बढ़ेगा, हालत और खराब होती चली जाएगी। चौकिंग मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ब्लॉक हो जाएगा रास्ता, सब चीजें ट्रैफिक जैम की वजह से। अल्टरनेट जो कैनाल बनाने की कोशिश करी, उससे अच्छा एक ट्रेड रूट डेवलप कर दिया जाए। और सऊदी अरेबिया के अंदर जो नियोम सिटी बना रहा है, उसके पैरेलली जो अगर ये ट्रेड रूट जाएगा तो उससे और ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इतना बड़ा डिसीजन लिया गया कि G20 के अंदर इतनी बड़ी पावर्स जो है वो पूरा यूरोपियन यूनियन से लेकर सारे के सारे बैठ के ये डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लेना, और अफ्रीकन यूनियन को शामिल करके अफ्रीकन यूनियन के अंदर इंडिया का सिक्का जमाना। अभी भी नाइजीरिया होते हुए जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर अफ्रीका की है और वहां पर मोदी जी का स्वागत बढ़िया तरीके से हो रहा है, तो उसके अंदर सोच कर देखिए क्या लेवल रहा होगा। मैं वही चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया के अंदर जब G20 हुआ तो वो एक मीनिंगफुल, उसका कॉन्क्रीट रिजल्ट निकल गया। और जितनी भी पावर्स थी वहां पर, अच्छा इंडिया वाले G20 के अंदर अमेरिका के अंदर बाइडेन की पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी और रियल प्राइम मिनिस्टर थे, और ये कंफर्म था कि अगले साल तक तो कम से कम रहेगी। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।